नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में मिले 2,000 से अधिक मरीज। रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों के परिचालन की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों से मांगी सहमति। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयला क्षेत्र में निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और देवघर जिला प्रशासन ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए केवल अर्घा सिस्टम से ही पूजा करने की व्यवस्था लागू की। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोविड-19 के 43,833 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सक्रिय केस 15,256 हैं। वहीं 28,149 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस संक्रमण से अब तक 428 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,064 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी रांची से सबसे अधिक 951 मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 203, चतरा से 15, देवघर से 31, धनबाद से 32, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 244, गढ़वा से 29, गिरिडीह से 155, गोड्डा से 5, गुमला से 25, हजारीबाग से 70, जामताड़ा से 22, खूंटी से 39, कोडरमा से 10, लातेहार से 3, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 10, पलामू से 31, रामगढ़ से 70, साहेबगंज से 13, सरायकेला से 48, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम से 33 नए मरीज शामिल हैं। कल 969 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें पूर्वी सिंहभूम से 3, धनबाद से 1 और साहिबगंज से 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। कोविड-19 अस्पतालों की स्थिति जानने के लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम कल झारखंड आएगी। इस टीम में 3 चिकित्सक शामिल हैं। यह टीम कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित रांची, जमशेदपुर और धनबाद के कोविड अस्पतालों में मरीजों के इलाज का जायजा और कोविड-19 से निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी लेगी। यह टीम यहां 10 दिनों तक स्थिति का आकलन करेगी और जरूरी सुझाव देगी। इधर जमशेदपुर में केंद्रीय टीम के आने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों और कोविड अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पूरी गतिविधियों की जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि शहर के 5 स्थानों के साथ 11 प्रखंड मुख्यालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब यह कुल मामलों के 21.26% पर आ गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 3.6 गुना हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी 1.76 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,01,282 है। पिछले 24 घंटों में हुई 1,045 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 66,333 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रेल मंत्रालय देश भर के विभिन्न राज्यों में विशेष ट्रेनों के परिचालन को बढ़ावे के लिए राज्यों से विचार विमर्श कर रहा है। इस संबंध में रेलवे ने गृह मंत्रालय के पास इसका प्रस्ताव भी भेजा है। इसकी अनुमति मिलते ही और राज्यों से उनकी आवश्यकता के अनुरूप ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे आने वाले त्योहारों को देखते हुए रेल परिचालन को सामान्य करने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से यह प्रयास कर रहा है। रेलवे ने अधिक ट्रेनों के परिचालन की मांग वाले राज्यों से इसकी सहमति मांगी है। जैसा कि आपको मालूम हो कि 22 मार्च से नियमित यात्री ट्रेनें बंद हैं। इधर राज्य सरकार ने फ्लैट की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को सुपर बिल्डअप एरिया का निबंधन कराना होगा। इसके अंतर्गत खरीदार को फ्लैट के कुल क्षेत्रफल के अलावा कॉमन एरिया, पार्किंग, गार्डन और कम्युनिटी हॉल में भी हिस्से को कानूनी अधिकार मिलेगा। इससे पहले फ्लैट खरीदारों को केवल कारपेट एरिया का ही निबंधन कराना पड़ता था। इससे राज्य सरकार को स्टाम्प और निबंधन शुल्क से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व की करीब 1,43,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि अदा करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया है। अदालत ने केंद्र के आग्रह को मान लिया
कि इन कंपनियों को भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन कंपनियों को बिना किसी पुनर्विचार के बकाया राशि का भुगतान करना होगा, क्योंकि उन्हें 10 वर्ष का समय दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इन कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक वार्षिक किस्तों में बकाया भुगतान करना होगा और 10% की पहली किस्त 31 मार्च 2021 को देय होगी। न्यायालय ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रखकर यह फैसला दिया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी का पालन करने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। एम्स की पल्मोनरी चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अनंता मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि केवल चिकित्सकों की सलाह के बाद ही मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मलेरिया रोधी दवाएं दी जानी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 तक देश को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल इंडिया झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में 500 विभिन्न परियोजनाओं में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। प्रहलाद जोशी मंगलवार को कोल इंडिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि देश में कोयला क्षेत्र में निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश में से कोल इंडिया के वित्त वर्ष 2023-24 तक 32,696 करोड़ रुपए कोयला निकासी, 25,117 करोड़ रुपए माइन इंफ्रास्ट्रक्चर, 29,461 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, वहीं 32,199 करोड़ रुपए विविधीकरण एवं क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, 1,495 करोड़ रुपए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और 1,893 करोड़ रुपए एक्सप्लोरेशन कार्यों में खर्च करने की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आज सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए।
संगठन के सभी 8 देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री शर्गोई शोइगु के नियंत्रण पर 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन CSTO और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन CIS की बैठक में भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्परिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक भी हैं। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर के 10 सेंटरों पर दूसरे दिन जेईई मेंस एग्जाम आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। रांची में परीक्षा के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। पहला INO तुपुदाना और दूसरा INO टाटी सिल्वे। बच्चों को 7 बजे से ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सेंटर में एंट्री दी गई। सेंटर पर कोविड-19 के रोकथाम को लेकर काफी जरूरी कदम उठाए गए हैं। बताते चलें कि पहले दिन झारखंड के 1935 छात्र छात्राओं में 1327 ने ही परीक्षा दी। विभिन्न कारणों से कई छात्र सेंटर पर नहीं पहुंचे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा शुरू होने के पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अंदर प्रवेश कराया गया। कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। छात्रों ने हैंड सैनिटाइज किया, तब उन्हें सेंटर ने 3 लेयर मास्क उपलब्ध कराया। फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद अंदर उनके एडमिट कार्ड को भी सैनिटाइज किया गया। इसके बाद एग्जाम हॉल में जाने दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण लगातार कम हो रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमण बढ़ा है और मरीज 7,500 पार है। अच्छी खबर यह है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र संक्रमण से मुक्ति की ओर है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोग संक्रमण से बेहतर लड़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या देखें तो जिले के कुल मरीजों में 89% से अधिक मरीज जुगसलाई प्रखंड शहरी के हैं, जबकि 11% मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से। जिले में कुल 9 प्रखंड है। जमशेदपुर की कुल आबादी करीब 13,40,000 है, जो जिले के कुल आबादी 23 लाख का 58.26% है। यहाँ कुल संक्रमित 89% से अधिक है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की आबादी करीब 42% है। यहाँ मरीजों की संख्या सिर्फ 11% है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। इधर देवघर जिला प्रशासन ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है। वे ही गर्भगृह में जलार्पण कर सकेंगे। आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगा। अन्य लोग अर्घा सिस्टम से बाबा मंदिर में जलार्पण कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर संक्रमण को रोकने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। धनबाद जिले के सहायक पुलिसकर्मी जिले के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अधिकारी को बताया कि वे पूर्व की सरकार ने 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें आरक्षी पद पर नियुक्त करने का भरोसा दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 4 से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और 7 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 10 सितंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वर्ष के अंत तक झारखंड में अपना पहला LPG बॉटलिंग संयंत्र शुरू कर देगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि बोकारो जिले में संयंत्र का निर्माण अंतिम चरण में है। इस संयंत्र से प्रति वर्ष 42 लाख से अधिक सिलेंडर भरे जा सकेंगे। यह संयंत्र राज्य के सभी जिलों में अपनी सेवा प्रदान करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा 4 सितंबर को रांची आएंगे। वे यहां ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा समेत विभिन्न योजनाओं की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में मिले 2,000 से अधिक मरीज। रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों के परिचालन की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों से मांगी सहमति। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयला क्षेत्र में निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और देवघर जिला प्रशासन ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए केवल अर्घा सिस्टम से ही पूजा करने की व्यवस्था की।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।